Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of Basics of Civil Engineering. In the previous couple of lectures, we have discussed about the civil engineering field. Okay, civil engineering field क्या है, civil engineering में कौन कौन से मतलब जो है वो engineering जो है वो included है, civil engineering में हम कौन कौन से subject की study करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने last time lectures में Basics of Civil Engineering में देखा था. ओके, तो आज के लेक्चर में हम इससे आगे जाएंगे थोड़ा. यानी कि मैंने लास्ट टाइम 7 ब्रांचेस जो थी वो आपको दिखाई थी, वो मैं आपको 1 बाय 1 दिखा देता हूँ. सबसे फर्स्ट हमने देखा था सर्वेइंग एंड लेवलिंग, सेकंड उसके बाद हमने देखा था बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, उसके बाद थर्ड जो दिखा था हमने वो था एडवांस कंस्ट्रक्शन, फोर्थ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग दिखा था, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग तक देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है उसे हम कौन सी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन क्या है. ओके, तो अब 8वीं और 9वीं यानी कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टाउन प्लानिंग ये चीज़ें बाकी रह गई थी. ओके, तो आज मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टाउन प्लानिंग से. उसके बाद हम स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग देखेंगे कि स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में क्या आता है. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके 8 नंबर की ब्रांच यानी कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से. देखो, वैसे सिविल इंजीनियरिंग में इससे भी वास्ट जो ब्रांचेस जो है वो आ सकती है, इससे भी ज़्यादा मतलब जो स्पेशलाइजेशन ब्रांच जो है वो आ सकती है. लेकिन ये एक ब्रॉड वे से क्लासिफिकेशन है कि क्लासिफाइड जो है वो ड्यू टू इट्स फंक्शन एंड ड्यूटी. ओके, फंक्शन एंड ड्यूटी के हिसाब से और एक्टिविटी के हिसाब से ये 8 या 9 ब्रांच में डिवाइड किया जाता है. तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, अब एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो आप पढ़ चुके हो, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ चुके हो. ओके, वो फर्स्ट सेम में एनवायरमेंटल साइंस जो आता था वो, तो एनवायरमेंटल साइंस में आपने देखा था कि पूरा एनवायरनमेंट के रिलेटेड था, मतलब उसमें सारी चीज़ें कवर हो गई थी आपकी ऑलमोस्ट एनवायरमेंटल में. लेकिन यहाँ जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ या साइंस है उससे थोड़ा डिफरेंट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. ओके, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम देखते हैं. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डील्स विद द पॉल्यूशन कंट्रोल एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग. देखो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग किससे डील करती है, किसके साथ डील करती है, वो पॉल्यूशन कंट्रोल और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये दोनों टॉपिक को कवर करती है. ओके, जबकि एनवायरमेंटल साइंस या स्टडीज़ में क्या था, एनवायरनमेंट की स्टडी और उसको जो हार्म करते हैं ऐसे मतलब एक्टिविटी या तो फिर ऐसे मतलब जो थिंग्स है उसकी स्टडी और उसके रिमीडीज़, ये सारी हमने एनवायरमेंटल स्टडीज़ या साइंस में सीखा था. ओके, बट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डील्स विद द पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम उसके ऊपर डील करता है. एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ओके, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पे यानी कि जो जनरल कॉमन पीपल है उसकी हेल्थ के साथ डील करता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस आर वाटर, एयर, नॉइज एंड अदर पॉल्यूशंस. तो ये सारे पॉल्यूशंस हमने जो है वो एनवायरमेंटल साइंस में दिखे हुए हैं. वाटर, एयर, नॉइज एंड अदर पॉल्यूशन में ई वेस्ट आ गया, सॉलिड वेस्ट आ गया, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने एनवायरमेंटल साइंस में आपके सेमेस्टर में देख ली है. ओके, आगे के सेमेस्टर में. पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इंक्लूड्स वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रेनेज नेटवर्क एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, तो अब ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है. तो सबसे फर्स्ट है वाटर ट्रीटमेंट. वाटर की ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. सिंपल वाटर की ट्रीटमेंट तो ठीक है, लेकिन वेस्ट वाटर की भी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है. ओके, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसी है, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ड्रेनेज नेटवर्क हम कैसे कर सकते हैं. ओके, एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो कैसे हो सकता है वो हम ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में सीखेंगे. ओके, अब देखो ये जो ब्रांचेस सारी जो है वो स्टडी करने की किन बच्चों को आएगा, वो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को आएगा. आपको खाली एक ओवरव्यू लेना है कि ये सब्जेक्ट में ये चीज़ें आती है. आपको बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग में पता होना चाहिए कि बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग में क्या आता है. ओके, ये ऑल ब्रांच के लिए है. ओके, ये बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बट इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या इसका डीप जो नॉलेज है वो सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को लेना चाहिए. ओके, ड्यू टू लार्ज स्केल industrialization, population growth, rapid urbanization, and several other human activities like construction, mining, transportation, environment get polluted and ecosystem get disturbed, which result in occurrence of major environmental problem.
अब देखो ये एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, या तो मैं बोलूँ कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो आपने एनवायरमेंटल साइंस में देखा था कि 90 या 19 सेंचुरी के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो बहुत रैपिडली हुआ। तो रैपिडली हुआ, उससे क्या हुआ कि हमारा जो मतलब कंज्यूम पावर वो भी बढ़ा और प्रोड्यूस पावर था वो भी बढ़ा। तो अगर कंज्यूम पावर बढ़ता है यानी कि कंज्यूमेबल जो पर्सन होते हैं वो बढ़ते हैं, तो उनकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए हमें भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाना पड़ा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली हुआ, उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, सेवरल अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन हुआ, माइनिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एनवायरमेंटल। तो ये सारी चीज़ें क्या हुआ, ये सारी चीज़ें से होने से क्या हुआ, एनवायरमेंटल गेट पॉल्यूटेड एंड इकोसिस्टम गेट डिस्टर्ब्ड विच रिजल्ट इन ऑक्यूरेंस ऑफ मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। मैंने लास्ट टाइम इकोसिस्टम भी आपको पढ़ाया था कि कोई मतलब एक एनवायरनमेंट है जिसमें सारे मतलब चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ में, तो उससे क्या होता है कि एनवायरमेंटल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इकोसिस्टम आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। और जब आपकी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है तब मतलब एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो हमने लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें देखा था। मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स विच मैनकाइंड इज फेसिंग नाउ आर पॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, डेप्लेनेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड डेप्लेनेशन इन नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको फिर बारी बारी में रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, इसलिए मेरे को यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो हमने पढ़ा था। तो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़ में पॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग आ जाता है, एसिड रेन आ जाता है, डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर आ जाता है। देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या था कि जो मतलब पूरी जो मतलब वर्ल्ड है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट बुलाते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि एसिड रेन, तो एसिड रेन का फॉर्मेशन भी हमने देखा था। डेप्लेनेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कैसे मतलब डेप्लेट हो रहा है, कैसे वो मतलब डिट्रियोटेड हो रहा है, वो हमने लास्ट टाइम देखा था। डेप्लेनेशन इन नेचुरल रिसोर्सेज, उसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं। ओके, तो ये सारी एक्टिविटीज़ किससे हुई, मैनकाइंड से हुई, यानी कि ह्यूमन बीइंग से हुई। एज ए ह्यूमन हम यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, माइनिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अब बहुत हद तक बढ़ चुका है। तो उससे क्या होता है कि हमारे एनवायरमेंटल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंक्लूड्स डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या इंक्लूड होता है, तो सबसे फर्स्ट डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को हम WTP भी बुलाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में WTP, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो WTP का डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट वो करना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के हाथ में होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड सीवरेज सिस्टम, ये चारों सिस्टम देखो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क एंड सीवरेज सिस्टम, ये चारों चीज़ों पे अगर जो प्रॉपरली कोई भी मतलब गवर्नमेंट या तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अगर ध्यान दे तो पब्लिक हेल्थ जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो बाहर की जो कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, या तो US है, या तो UAE है, तो ये सारी कंट्रीज़ ने किस चीज़ों पे फोकस किया है, बेसिकली ये चीज़ों पे फोकस किया है। ओके, सीवरेज सिस्टम है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये सारी चीज़ों पे एम्फेसिस किया है, तब जाके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सही हुआ है। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन टाउन्स एंड सिटी। तो इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टाउन और सिटी में भी इंक्लूड हो जाता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। ओके, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो है वो उसकी स्टडी करते हैं, और साथ साथ में जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, पब्लिक की हेल्थ कैसे बिगड़ सकती है, कैसे हम उसे अच्छा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने सीखी है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। ओके, उसके बाद जो है वो है टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग मीन्स प्लान एंड कंट्रोल ग्रोथ ऑफ टाउन बाय डिवाइडिंग लैंड ऑफ द टाउन इनटू डिफरेंट लैंड यूज जोन्स। टाउन प्लानिंग मीन्स, देखो टाउन प्लानिंग यानी क्या कि कोई भी सिटी है तो उसका प्लान करना,
और प्लान के अकॉर्डिंग वो टाउन बनाना, तो उससे हम क्या बुलाते हैं, टाउन प्लानिंग बुलाते हैं। ओके, तो टाउन प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो टाउन प्लानिंग मीन्स प्लान एंड कंट्रोल ग्रोथ ऑफ टाउन, प्लानिंग से और कंट्रोलेशन से ग्रोथ करना टाउन का, बाय डिवाइडिंग द लैंड ऑफ टाउन। उसके साथ साथ क्या करते हैं, हम पूरी टाउन की लैंड को डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट लैंड यूज जोन्स। बहुत सारे लैंड जोन्स होते हैं, उसमें हम डिवाइड कर देते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, रेसिडेंशियल बिल्डिंग जोन, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जोन, उसके बाद जो है वो रिक्रिएशनल जोन्स, ओके, कॉमर्शियल जोन्स। तो ये सारे जो जोन्स होते हैं वो एक टाउन में होने चाहिए। ओके, बेसिकली 4 या 5 जो मतलब होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे आगे ही लिखा है रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, रिक्रिएशनल, इंडस्ट्रियल जोन। तो ये सारे 4 जोन जो होते हैं, 4 या 5 जोन, वो हर एक टाउन में कंपलसरी होने चाहिए। क्योंकि अगर आप टाउन कहीं भी बना रहे हो या टाउन का प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको ये 4 चीज़ें ह्यूमन बीइंग के लिए चाहिए ही चाहिए। ओके, एसेंशियल चीज़ें हैं ये सब। तो इसीलिए जो है यहाँ पे लिखा है, बाय डिवाइडिंग द लैंड ऑफ द टाउन इनटू डिफरेंट लैंड यूज जोन्स एंड रेगुलेटिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड बेटर एनवायरनमेंट फॉर द पीपल ऑफ द टाउन। ओके, तो एक ये चीज़ है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना। उसको रेगुलेट क्यों करना है, क्योंकि टू प्रोवाइड बेटर एनवायरनमेंट फॉर द पीपल ऑफ टाउन। देखो कई बार क्या होता है कि कोई अथॉरिटी नहीं होती है, म्यूनसिपल अथॉरिटी नहीं होती है या तो दूसरी अथॉरिटी नहीं होती है, तब क्या होता है कि कोई मतलब रेगुलेशन नहीं रहता, कोई कैसे घर बना देता है, कोई कैसे घर बना देता है, तो एक ओरिएंटेशन नहीं रहता घर बनाने का। प्लस उसके साथ साथ में क्या रहता है कि मतलब एक जो मेजरमेंट होना चाहिए कि भाई FSI यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो है वो आप पढ़ोगे आगे टाउन प्लानिंग में या बिल्डिंग प्लानिंग में, आपके टॉपिक में भी है। तो इसमें आप पढ़ोगे कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या है। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी कि ऐसी जगह की जो आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन छोड़ देनी होती है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। ओके, लेकिन अगर जो कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई मतलब ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इसे रेगुलेट कर सके, तो लोग क्या करते हैं, कुछ भी कैसे भी तरीके से वो घर बना लेते हैं। ओके, तो ऐसी चीज़ों को स्टॉप करने के लिए हमें जोनिंग या टाउन प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। इन टाउन प्लानिंग एरियाज ऑफ टाउन In town planning, areas of town are divided into residential, commercial, recreational and industrial zone, which is known as zoning. Okay? तो टाउन प्लानिंग में क्या करते हैं कि एरियाज ऑफ टाउन है उसको डिवाइड कर देते हैं हम रेसिडेंशियल में, कॉमर्शियल में, रिक्रिएशनल्स में एंड इंडस्ट्रियल जोन्स में। तो उसे हम जोनिंग बुलाते हैं। सर्विसेज लाइक रोड नेटवर्क, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज नेटवर्क आर प्लान्ड। तो टाउन प्लानिंग में रोड नेटवर्क, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज नेटवर्क की जो चेन होती है उसे हम प्लान करते हैं। फ्लोर स्पेस इंडेक्स एंड अदर बायलॉज आर फिक्स्ड टू गाइड एंड रेगुलेट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देखो जैसे मैंने कहा था कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो FSI एंड अदर बायलॉज आर फिक्स बाय द रेगुलेटिंग गवर्नमेंट। ओके, gardens, green belts, etc. are planned for creating better environment and aesthetics. ओके, गार्डन्स जो हम बनाते हैं वो ग्रीन बेल्ट्स बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जोनिंग के अलावा ग्रीन बेल्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वहाँ पे पॉपुलेशन है तो उनको भी मतलब अमुक पोर्शन में जो है वो वेजिटेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि वेजिटेशन से क्या होता है कि रेनिंग होता है और दूसरी कोई समस्या भी नहीं होती है, और जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है वो मेंटेन रहता है। ओके, तो ये ग्रीन बिल्डिंग और गार्डन जोन्स जो है वो भी मतलब ये जोनिंग में शामिल करने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो पब्लिक वहाँ पे यूज़ कर रही है वो जोन्स का, उसे मतलब बेटरली यूटिलाइज कर सके, उसका मतलब अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है। ओके, तो गार्डन्स एंड ग्रीन बेल्ट्स कोई भी मतलब सेक्टर में होना बहुत ही ज़रूरी है। For towns and cities, master plan for town planning schemes are prepared to accommodate future growth of town in better way. देखो कोई भी सिटी का अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसका ग्रोथ प्लान करके किया जाता है। म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ क्या करती है कि वो प्लान करती है कि ग्रोथ कैसे होगा और किस जगह पे होगा। ओके, तो ये जो प्लान्स होते हैं, ऐसे टाइप्स के जो प्लान होते हैं वो हम 20 या 25 या 30 साल पहले बना लेते हैं कोई भी सिटी का। जैसे अभी अहमदाबाद है तो अभी से 25 या 30 साल बाद क्या पोजीशन होगी,
कैसे मतलब जो है वो जोन डिवाइड हो गए, कैसे मतलब वर्क कैरिड आउट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो हम 20-30 या 50 साल पहले प्लान कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। तो पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे हो रहा है उसके हिसाब से हम वो मेंटेन करते हैं। प्लानिंग ऑफ अ वेरी लार्ज एरिया कवरिंग सेवरल टाउन्स एंड विलेजेस इज नोन एज रीजनल प्लानिंग। तो प्लानिंग ऑफ अ वेरी लार्ज कवरिंग एरिया सेवरल टाउन्स एंड विलेजेस इज नोन एज रीजनल प्लानिंग। टाउन और जो लार्ज एरिया है टाउन्स के और विलेजेस के, उसे प्लान करना उसे हम रीजनल प्लानिंग भी बुलाते हैं। ओके, टाउन प्लानिंग अलग चीज़ है, रीजनल प्लानिंग अलग चीज़ है। रीजनल जो है वो लोकल लेवल पे प्लानिंग है। ओके, और टाउन जो है वो स्टेट लेवल पे या इंटरनेशनल यानी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल की बात होती है। ओके, तो प्लानिंग ऑफ सेवरल टाउन्स एंड विलेजेस इज ऑल्सो नोन एज रीजनल प्लान। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको टाउन प्लानिंग में सीखनी है आगे जाके। ओके, तो आपके जो सिलेबस है उसमें बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग का भी टॉपिक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जोन्स है, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ये सारे, उसके बाद ग्रीन बेल्ट, गार्डन्स, उसके बाद फ्लोर स्पेस इंडेक्स एंड अदर बायलॉज ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, जो लॉज होते हैं वो घर बनाने के, कंस्ट्रक्शन के लॉज होते हैं, वो सारी चीज़ें आप बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग में आगे के टॉपिक में सीखोगे फ्रेंड्स। ओके, तो जैसे हमने आज डिस्कस किया एनवायरमेंटल एंड टाउन प्लानिंग, वैसे हमने मतलब लास्ट 2 लेक्चर्स में आगे की 7 ब्रांच जो है वो भी देख ली थी। ओके, सर्वेइंग, प्लानिंग एंड लेवलिंग, उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग प्लानिंग, ओके, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एडवांस कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड सर्वेइंग लेवलिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने देखी, और ये आपकी यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है आपका वो है स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है वो हमें देखना है। द मेन स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और द टास्क ऑफ अ सिविल इंजीनियरिंग इज प्लानिंग, डिज़ाइन, एस्टिमेटिंग, सुपरवाइजिंग कंस्ट्रक्शन, मैनेजिंग कंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो जो सिविल इंजीनियरिंग का मेन स्कोप और टास्क ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है वो है प्लानिंग करना, डिज़ाइनिंग करना, एस्टिमेट करना, सुपरवाइज करना, कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करना, मैनेजिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को मैनेज करना, उसका एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस करना स्ट्रक्चर का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में इंक्लूडेड है। द स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज 2-fold, मतलब ये जो स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है वो 2 चीज़ों से बताया जा सकता है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द फील्ड वर्क, एरिया ऑफ सर्विस एंड टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। एरिया ऑफ फील्ड क्या है, एरिया ऑफ सर्विसेज क्या है एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड सेकंड थिंग इज दैट फंक्शंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के फंक्शन क्या है उसके बेस पे जो है वो हम स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दिखा सकते हैं। दे आर डिस्कस बिलो, यानी कि वो नीचे डिस्कस किए हुए हैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा वो है स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू द फील्ड वर्क, एरिया ऑफ सर्विसेज एंड टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स। यानी सिविल इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू फील्ड वर्क, एरिया ऑफ सर्विसेज एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या क्या होता है। दे आर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हैवी स्ट्रक्चर्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टाउन प्लानिंग। ओके, द स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज डिस्कस अकॉर्डिंग टू द फील्ड ऑफ वर्क एज बिलो। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखो कौन कौन सी चीज़ें आती है। कंस्ट्रक्टिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स लाइक अपार्टमेंट्स, टेनामेंट्स, फ्लैट्स, रो हाउसेज, बंगलोज, विलास, क्वार्टर्स एक्सेट्रा। तो देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सारी बिल्डिंग्स आ जाती है रेसिडेंशियल टाइप की, जिसमें अपार्टमेंट, टेनामेंट, फ्लैट, रो हाउस, बंगलोज, विलास, क्वार्टर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में आती है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग पब्लिक बिल्डिंग्स। पब्लिक बिल्डिंग में कौन कौन सी बिल्डिंग आती है, लाइक स्कूल्स। तो देखो स्कूल पब्लिक बिल्डिंग है क्योंकि वहाँ डिफरेंट फैमिली से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेज, पोस्ट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, हॉस्टल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी जो है वो पब्लिक बिल्डिंग्स की कैटेगरी में आ जाती है। कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स लाइक वर्कशॉप, वेयर हाउसेज, स्टोर्स एंड इंडस्ट्रियल शेड। तो ये सारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के जोन में आ जाती है।
It also includes the study of building material and constructing methods and techniques of building components like foundation, masonry, doors and windows. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इंक्लूडेड होती है. उसके बाद सेकंड जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हैवी स्ट्रक्चर्स. तो हैवी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? हैवी स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको बताया था, जो ब्रिजेस है, डैम्स है, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है, टनल, कॉफर डैम, कैशन, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन एक्सेट्रा विथ एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स. यानी जो कंस्ट्रक्शन के लिए हम ऑर्डिनरी टेक्निक्स यूज़ नहीं कर सकते उसे हम मतलब हैवी कंस्ट्रक्चर्स बुलाते हैं. ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सेवरल एडवांस टेक्निक्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स. तो उसमें एडवांस टेक्निक अडोप्ट होती है, मॉडर्न इक्विपमेंट जो है वो हम अडोप्ट करते हैं, एंड मटेरियल भी मॉडर्न टाइप के इक्विप करते हैं. ओके, उसके बाद है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग. तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपको पता है कि सॉइल के रिलेटेड सारा चीज़ें आती है. कंस्ट्रक्टिंग सेवरल टाइप्स ऑफ फाउंडेशन लाइक सिंपल फुटिंग, वेल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, कॉफर डैम्स, फाउंडेशन ऑफ मशीन्स subjected to vibrations is the main scope of the geotechnical engineering. तो देखो डिफरेंट टाइप के फाउंडेशन बनाना, जैसे कि सिंपल फुटिंग, वेल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, कॉफर डैम्स एंड फाउंडेशन ऑफ मशीन सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशंस इज द मेन स्कोप ऑफ द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. देखो अर्थ के अंदर या तो फिर मशीन के लिए हम कोई भी टाइप का मतलब अगर बनाते हैं फाउंडेशन, तो वो सारी चीज़ें जो है वो किस में इंक्लूड हो जाती है, वो ये हमारे सब्जेक्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में इंक्लूड हो जाती है फ्रेंड्स. ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इट्स फर्दर इंक्लूड्स कंस्ट्रक्टिंग टनल्स, अर्थन डैम्स, अर्थवर्क फॉर हाईवेज एंड रेलवेज एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ों के लिए भी हम जो है वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स सॉइल इन्वेस्टिगेशन एंड सॉइल टेस्टिंग. जो सॉइल टेस्टिंग किया जाता है फाउंडेशंस बनाने से पहले, तो ये सारी चीज़ें जो है वो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में इंक्लूडेड की जाती है. उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. तो कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग लाइक रोड, रेलवेज, ब्रिजेस, टनल्स, पोर्ट्स, हार्बर्स, रनवेज एंड एयरपोर्ट्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में इंक्लूडेड है. देखो ये सारे इंजीनियरिंग जो है वो मैंने आपको स्पेसिफिक ब्रांच में जो है वो क्लियर कर दी है, इसलिए मैं यहाँ पे डिप में नहीं जा रहा हूँ. ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड स्टडी ऑफ हाईवे मटेरियल्स की स्टडी करनी होती है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में. वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग लाइक डैम्स, ब्रिज, बैरेजेस, कैनाल स्ट्रक्चर्स एंड हाइड्रो पावर स्टेशन. तो ये सारे जो स्ट्रक्चर रिलेटेड जो मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में देखते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स इरीगेशन मेथड्स. उसमें इरीगेशन मेथड भी आ जाती है, वाटर शेड मैनेजमेंट भी आ जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आ जाता है, सॉइल कंजर्वेशन भी आ जाता है, ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स, फ्लो मेजरमेंट्स, हाइड्रोलॉजी, फ्लड कंट्रोल एंड वाटर पावर इंजीनियरिंग. तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो जाती है वाटर रिसोर्सेज में. एनवायरमेंटल आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनवायरमेंटल आपने अच्छे से समझा हुआ है. टाउन प्लानिंग जो है वो उसमें जोनिंग ऑफ द लैंड, प्लानिंग ऑफ द रोड नेटवर्क, प्लानिंग अदर सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, प्रिपेयरिंग मास्टर प्लान ऑफ टाउन प्लानिंग स्कीम्स एंड रेगुलेटिंग कंस्ट्रक्शन बाय बिल्डिंग बाय लॉ. ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम जो हमारा फर्स्ट अप्रोच है अकॉर्डिंग टू जो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड ऑफ वर्क एंड एरिया ऑफ सर्विसेज, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स. ओके, तो फील्ड ऑफ वर्क एंड एरिया ऑफ सर्विसेज क्या है, उसके बेस पे ये सारी जो क्लासिफिकेशन है वो हुआ है. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हैवी स्ट्रक्चर्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड टाउन प्लानिंग. ओके, तो आज के लिए यहाँ तक फ्रेंड्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेकंड स्कोप है हमारा, ये स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. फंक्शन के हिसाब से कौन कौन से मतलब जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स. ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स एंड कीप वाचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. एंड ये जो ऑनलाइन वीडियोज़ जो जा रहे हैं यूट्यूब में, तो उसे आप देखिए क्योंकि जो ऑनलाइन अभी जो ऑनलाइन लेक्चर्स है वही पॉसिबल हो गए. तो ऑनलाइन लेक्चर्स के बेस पे ही आपको जो है वो एग्ज़ाम देनी होती है, और एग्ज़ाम भी अब न्यूमेरिकल टाइप की आएगी. तो आपको एक एक थियरी अच्छे से समझना ज़रूर है, जितनी डिटेल निकलनी चाहिए वो निकालना ज़रूरी है.
तो ही आप जो है वो मतलब जो MCQs आएंगे उसे प्रिटेंड कर पाओगे, उसे अटेंड कर पाओगे। ओके, तो इसके लिए जो थियरी पोर्शन है उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।